हेलो सर, थैंक यू। जो मेरी लास्ट टाइम क्वेरी थी उसका जो आपने आंसर दिया था वो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव था। वो इतना इन्फॉर्मेटिव था कि मैंने जब अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर किया तो दे रियली लर्न लॉट ऑफ न्यू थिंग्स एंड उनको कुछ काफी अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी मिली जो यूजुअली मिलती नहीं है कहीं से। सो दे माइट हैव आल्सो रीच आउट टू यू फॉर ज्वाइनिंग आवर प्रोग्राम एंड आई एम रियली थैंकफुल कि मैं इस प्रोग्राम की पार्ट हूँ। जैसे आप अपनी काफी वीडियोस में बोलते रहते हैं कि रिलीफ रैली आएगी, रिलीफ रैली आएगी। एक्चुअली मैं थोड़ा न्यू हूँ, आपको पता है प्रोग्राम में, सो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे रिलीफ रैली क्या है। और कॉन्सेप्ट के बारे में हमने सुना है बुल रैली, तो ये रिलीफ रैली एंड बुल रैली में क्या डिफरेंस रहता है एंड आर वी एक्सपेक्टिंग इट सून? चलो बढ़िया है नमिता, आपको शुक्रगुजार हूं मैं क्योंकि आपने वो वाली क्वेरी पूछी। एंड आई एम हैप्पी कि आपके कई और जो दोस्त यार हैं उनके लिए फायदेमंद रही। एटलीस्ट वो साइकोलॉजिकली समझ पाए कि मैं क्यों ग्रुप्स में क्यों नहीं लेवल्स शेयर करता निफ्टी के या सेंसेक्स के, या क्यों नहीं कौन से शेयर्स टू बाय हैं या कौन से शेयर्स टू सेल हैं, वो क्यों नहीं शेयर करता। एंड आई एम श्योर उससे उनका फायदा होगा और धीरे धीरे करके पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में वो जुड़ेंगे अगर उनका सीखने का मन होएगा और बचने का मन होएगा, क्योंकि मार्केट तो तलवार लेके निकली हुई है काटने के लिए लोगों को। सिमिलरली इनफैक्ट आपके सवाल से क्या हुआ कि ये जो वीडियो का एक एक्सट्रैक्ट रिकॉर्डिंग हमने बहुत अदर जो बाकी नेटवर्क मेंबर्स हैं, क्योंकि आप वन ऑफ द नेटवर्क ग्रुप में एडेड हो, तो जो बाकी हमारे नेटवर्क ग्रुप्स हैं उसमें भी हमने वो वाली वीडियो को फ्लोट किया। तो आई एम श्योर उसके कारण भी कई लोगों का बहुत फायदेमंद हुआ, क्योंकि उसके बाद कई लोग पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में जुड़े। बिकॉज पहले उनको आइडिया नहीं था कि पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में हम स्पेसिफिकली पोर्टफोलियो बिल्डिंग हैंड होल्डिंग के साथ करते हैं। तो अब जो आज की आपकी क्वेरी है ये भी इंटरेस्टिंग क्वेरी है कि रिलीफ रैली, जहां मैं एक तरफ बोल रहा हूं कि रिलीफ रैली आएगी, रिलीफ रैली आएगी, और साथ में मैं ये भी कह रहा हूं कि ग्लोबल रिसेशन या स्लो डाउन आएगा। तो रिलीफ रैली एक तरफ से मैं बोल रहा हूं और दूसरी तरफ से मैं ग्लोबल रिसेशन या स्लो डाउन बोल रहा हूं, तो इसका कोरिलेशन है ना। तो मैं इसको समझाने के लिए पहले ये समझाने की कोशिश करता हूं कि जो रिलीफ रैली है, ये रिलीफ रैली अगर आप पुराने मैसेजेस देखो जो ग्रुप्स में मैं डालता था, तो ग्रुप्स में या जो हमारे पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में हम कई बार बात करते थे कि जून मिड के आसपास रिलीफ रैली शुरू होगी, या शायद मैं यूं कहता था मई एंड या जून फर्स्ट वीक से रिलीफ रैली शुरू होगी, ये मैं जनवरी फरवरी में ग्रुप्स में डालता भी था। तो अगर आप देखो जून मिड के आसपास जो बॉटम लगा मार्केट का, निफ्टी का जैसे हम बात करें तो 15,200 का लगा और आज 16,200 हो गया ऑलमोस्ट। यानी कि ये जो 1000 पॉइंट जो बड़ी है इसको रिलीफ रैली बोलते हैं। अब रिलीफ रैली के क्या फीचर्स होते हैं वो मैं बताता हूं। उससे पहले जरा एक बार ये समझ लेते हैं कि मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन किया है पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में भी, और एक हमारी एक वीडियो 9 है जो पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज वाले लोगों को हम शेयर करते हैं। एंड मैं शायद ये जो वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रही है इसका मैं एक एक्सट्रैक्ट वर्जन बाकी ग्रुप मेंबर्स जो नेटवर्क मेंबर्स हैं एट लार्ज उनके लिए भी ये फ्लोट कर दूंगा। तो वही वाली वीडियो मैं एक तरह से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा। वहां पे मैंने मेंशन किया है कि 80% जो टाइम मार्केट जो होती है वो या तो वॉलेटाइल रहती है या डाउन ट्रेंड की तरफ रहती है। यानी कि सिर्फ 20% टाइम मार्केट वाकई में ऊपर जाती है। अभी जो 20% टाइम जो मार्केट ऊपर जाती है, ये दो तरह की जर्नी हो सकती है इसमें। एक है स्मूथ जर्नी जिसको मैं बोलता हूं ट्रेंडिंग बाय की जर्नी, यानी कि ट्रेंड में स्मूथ बाइंग की जर्नी है। इसको अगर हम टेक्निकल चार्ट्स की भाषा में बात करें तो शायद मैं उसको भी यूं कोरिलेट करता हूं कि कई लोग टेक्निकल चार्ट्स में कहते हैं ना प्राइमरी ट्रेंड भी ऊपर है और सेकेंडरी ट्रेंड भी ऊपर है, तो उसको मैं ट्रेंडिंग बाय का नाम देता हूं। हालांकि ट्रेंडिंग बाय प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड जो टेक्निकल चार्ट्स में पूछते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हम इसमें प्राइस एक्शन के साथ समझते हैं। थोड़ा नहीं मैं कहूंगा बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि जो लोग टेक्निकल चार्ट सीख के आते हैं वो जब यहाँ पे आते हैं उनको समझ आता है कि उनको कुछ खास नहीं आता है। तो इसलिए 20% टाइम जो मार्केट बाइंग मोड में रहती है उसके विद इन भी एक ऑप्शन रहती है मार्केट के पास ट्रेंडिंग बाय में, जो कि बहुत स्मूथ जर्नी होती है। अब ये जो ट्रेंडिंग बाय की जो मार्केट होती है ये बहुत ही रेयर होती है, और जो एक सेकंड तरह की जर्नी होती है विद इन दैट 20% ऑफ बाइंग का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं नॉट सो स्मूथ जर्नी। यानी कि इसको मैं यूं बोलता हूं कि ट्रेंडिंग बाय में है मगर साथ में नॉन ट्रेंडिंग बाय चल रहा है। यानी कि प्राइमरी ट्रेंड बहुत स्मूथ है मगर सेकेंडरी ट्रेंड उतना स्मूथ नहीं है। हालांकि ये मैं टेक्निकल चार्ट्स की भाषा के साथ लिंक तो कर रहा हूं, मगर टेक्निकल चार्ट्स में जो प्राइमरी ट्रेंड या सेकेंडरी ट्रेंड जो लोग देखते हैं, हमने भी टेक्निकल चार्ट जिंदगी में बहुत करे हैं और फंडामेंटल एनालिसिस भी बहुत करे हैं, तो इसलिए मुंह ही नहीं खोलता तो बेटर है, क्योंकि वो धीरे धीरे करके प्राइस एक्शन जब लोग जुड़ते हैं समझते हैं उनको समझ आता है अच्छा यार ये तो डिफरेंट हो गया। तो
ट्रेंडिंग बाय जो है वो बहुत रेयर है। ट्रेंडिंग बाय के अंदर जो नॉन ट्रेंडिंग बाय है वो कभी कभी होता है, बट दोनों जो हैं ये ओवरऑल 20% ऑफ द टाइम ऑफ द मार्केट ही होते हैं। यानी कि अगर ओवरऑल हम मार्केट का जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखें, समझो 1991 से लेके टिल डेट देखें, तो 20% टाइम ही मार्केट सिर्फ बाइंग में रही है। 80% टाइम मार्केट या तो वॉलेटाइल रही है या डाउन ट्रेंड में रही है। अभी जो 20% टाइम जो मार्केट बाइंग में रही है, उसमें बहुत ही रेयर टाइम पे ट्रेंडिंग बाय में रही है, जो कि एक टाइम आया था 2004 से लेके 2008 का टाइम, जब सेंसेक्स जो था वो 6000 से 22,500 चला गया। और उससे पहले अगर आप देखो 1991 से लेके 2004 तक एक तरह से सेंसेक्स फ्लैट था। 1991 में अगर आप या 1992 में अगर आप सेंसेक्स देखें, मोटा मोटा 5000 या 4900 समथिंग था, यानी 4900 समथिंग सेंसेक्स था। एंड 2004 में 6000 था, यानी कि 20% रिटर्न 12 साल में आया 1992 से लेकर अगर 2004 देखे तो, है ना। एंड देन फिर एकदम से मस्त रैली आई जिसको हम ट्रेंडिंग बाय बोलते हैं। और ट्रेंडिंग बाय वाले टाइम में यानी कि सेंसेक्स आप देखो 6000 से 22,500 हो गया, यानी कि 400% या 300% का रिटर्न आ गया। सिमिलरली दोबारा ट्रेंडिंग बाय जो आया वो आया 2021 में, जो कि वर्ल्ड में कोविड क्राइसिस आया और वर्ल्ड में इतना पैसा छपा, एंड उसके बाद जो सेंसेक्स है हमारा 28,000 से 62,000 हो गया। यानी कि यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 100 या 120% का एक तरह से रिटर्न आया। ये एक्सेप्शनल रिटर्न है, जिसको मैंने बोला ना कि कभी कभी होता है। तो देखो 1991 से लेके अगर हम टिल डेट बात करें, यानी 30 साल में सिर्फ 2 बार हुआ है। और जो ट्रेंडिंग बाय विद नॉन ट्रेंडिंग बाय वाला जो होता है बाइंग, यानी कि जो जो मैं दूसरी कैटेगरी बता रहा था, वो कभी कभी होता है। जैसे कि 2014-15 में जब मोदी वेव आया, जब मोदी साहब इलेक्ट हुए, तो सेंसेक्स 20,000 से 30,000 चला गया 14-15 में, आई थिंक मई 2014 से लेके अप्रैल 2015 तक। फिर एक बार दोबारा ये ट्रेंड आया 2017 से लेके 2019, जब जो सेंसेक्स था हमारा 32,000 से 42,000 चला गया। अब ये जो डिफरेंस है ना ट्रेंडिंग बाय और ट्रेंडिंग बाय के अंदर नॉन ट्रेंडिंग बाय, यानी कि ये जो दो तरह की बाइंग जोन होती है, तो आप ये समझो जो ट्रेंडिंग बाय है ना, ट्रेंडिंग बाय में जो बाइंग जोन होती है या जो बढ़ोतरी होती है वो बहुत ज्यादा मैसिव होती है। बहुत ज्यादा मैसिव के कारण क्या होता है, घोड़े गधे कोई भी तरह की इन्वेस्टमेंट हो, स्मॉल कैप हो शेयर्स में, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, शेयर्स नहीं तो म्यूचुअल फंड हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, मल्टी कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, या कोई भी तरह की रियल एस्टेट हो, या कोई भी तरह का थके से थका गंदे से गंदा पुराना शेयर हो, या कुछ भी हो, सब बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज होता है कि छोटी छोटी जो नाव होती हैं, जो मरी हुई नाव होती हैं, या चालक मर चुका होता है, वो ऐसे लगता है शायद वो खुद ही अपने आप ही ऊपर की तरफ जा रही है। वो अपने आप ऊपर की तरफ नहीं जा रही होती, उसका जो बहाव होता है, वो जो पानी का बहाव, वो मरी हुई नाव या मरे हुए जो लोग होते हैं उनको भी उछाल लेती है। एंड लोगों को लगता है कि यार सारे शेयर्स बढ़ गए, और हर कोई फिर पैसा बनाने लग जाता है। यानी जिसके पास स्मॉल कैप हो वो भी, मिड कैप हो वो भी, लार्ज कैप हो वो भी, यानी कि ये होता है ट्रेंडिंग बाय, जो कि 1991 से लेके 2021-22 तक सिर्फ 2 बार हुआ है। एंड ट्रेंडिंग बाय के विद इन जो नॉन ट्रेंडिंग बाय, यानी कि जो दूसरी तरह की बाइंग जोन होती है, उसमें नॉर्मली इतना मैसिव मूवमेंट नहीं होता, यानी 100-200-300% का रिटर्न नहीं आता। इसमें क्या होता है, इसमें कभी कोई काउंटर को चलाया जाता है, जैसे कि कभी कोई फार्मा सेक्टर को चला दिया, फिर फार्मा सेक्टर को रोक दिया, फिर उसके बाद ऑटो को चला दिया, फिर ऑटो को रोक दिया, फिर हो सकता है कंस्ट्रक्शन को चला दिया, या हो सकता है 2 काउंटर्स को चला दिया, यानी कि फार्मा और कंस्ट्रक्शन को चला दिया, फिर उसमें से कंस्ट्रक्शन को रोक दिया, फार्मा को थोड़ा सा नीचे गिर दिया, और फिर बाद में ऑटो को बढ़ा दिया और टेक्सटाइल को बढ़ा दिया। फिर ऐसे करते करते यानी कि मूव किया जाता है, काउंटर वाइज मूवमेंट बोलते हैं इसको, या काउंटर वाइज मैनेजमेंट बोलते हैं। ये जो काउंटर वाइज मूवमेंट होती है, इसमें जो काउंटर होते हैं जैसे फार्मा है, आईटी है, ऑटो है, यानी कि सेक्टर जो हैं, उसके विद इन जो शेयर्स होते हैं उनको भी काउंटर वाइज चलाया जाता है। बट क्या होता है, मोटा मोटा उस काउंटर में सारे शेयर्स चल रहे होते हैं। यानी कि अगर मैं फार्मा की बात करूं, अगर फार्मा का काउंटर चल रहा है तो उसमें सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, कैडिला सब चला देंगे, या 80% ऑफ द फार्मा स्टॉक्स चला देंगे। ये फीचर होता है, यानी कि 80% ऑफ द फार्मा स्टॉक्स चला देंगे, मगर चलाएंगे काउंटर वाइज। पहले कौन सा काउंटर चलाया, समझो फार्मा, फार्मा के 80% स्टॉक्स चल जाएंगे।
कितना चल जाएगा? नॉर्मली 30-40% चल जाते हैं। फिर उसके बाद फार्मा को रोक देते हैं, या फार्मा और कंस्ट्रक्शन को रोक दिया, फिर लेटर से ऑटो को चला दिया, और ऑटो के साथ लेटर से ऑयल को चला दिया। तो जो ऑटो सेक्टर होगा उसमें 70-80% जो स्टॉक्स होंगे वो 30-40% बढ़ जाएंगे। यानी कि इसका मतलब ये नॉर्मली 30-40% का रिटर्न देते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, काउंटर वाइज मूवमेंट रहती है, जब 30-40% का रिटर्न आ जाता है उस काउंटर को रोक देते हैं। उसके अंदर दूसरा पॉइंट, 80% उस काउंटर के जो स्टॉक्स होते हैं वो सारे चलते हैं उस टाइम पे। एंड तीसरा पॉइंट, नॉर्मली ये जो काउंटर जो चलाया जाता है ये 2 से 3 महीने के लिए चलाया जाता है। तो इसलिए अगर आदमी थोड़ा सा भी स्मार्ट हो तो वो चर्न कर सकता है, यानी कि उसको समझ आ जाएगा, फार्मा काउंटर में घुसा, अब फार्मा काउंटर बंद हो गया, फार्मा काउंटर से बाहर निकलो, अब लेटर से ऑटो में चलते हैं, ऑटो काउंटर में रिटर्न कमाया, ऑटो। और इसमें क्या है ना, कोई भी स्टॉक उस काउंटर में ले लो तो नॉर्मली वो चल जाएगा, यानी 70-80% ऑफ द स्टॉक्स उस काउंटर के चल जाएंगे। तो अगर आपको काउंटर समझ आ गया कौन सा चल रहा है, तो आप उस काउंटर के कोई भी स्टॉक में लगाएंगे तो पैसा बन जाएगा। मगर ये है कि आपको राइट टाइम पे चर्न करना है, क्योंकि वो काउंटर 2-3 महीने के लिए चलेगा या 30-40% का रिटर्न देके रुक जाएगा, फिर उसको तोड़ा जाएगा। अब यानी कि इसका मतलब ये, अगर थोड़ा सा स्मार्ट नॉलेजेबल इन्वेस्टर होता है तो उसमें रिटर्न बेसिकली कमा लेता है। मगर उसमें उतने ज्यादा स्मार्ट लोग मार्केट में नॉर्मली नहीं होते, तो इसलिए कई लोग इस काउंटर वाइज मैनेजमेंट में फंस जाते हैं। सिंस फंस जाते हैं तो उनके स्टॉक्स या उनका जो पोर्टफोलियो होता है वो रेड में आ जाता है। अब जब रेड में आ जाता है तो क्या करते हैं, वो रख लेते हैं। वो कहते हैं चल फार्मा चलना बंद हो गया, 30-40% रिटर्न दिया, मगर मैं बुक नहीं कर पाया, अब वो 15-20% टूट गया और मेरा नेगेटिव रिटर्न है 5%, या प्रॉफिट है समझो 6% या 7% या 8%, कुछ ज्यादा नहीं है। तो यानी कि वो क्या करता है, वो होल्ड कर लेता है। यानी कि जो रेड में है, लॉस में, उनको भी होल्ड कर लेता है, इस उम्मीद में कि कभी तो फार्मा दोबारा चलेगा। और ग्रीन में जो होते हैं, यानी कि जिसमें थोड़ा सा रिटर्न होता है, हालांकि पहले ज्यादा रिटर्न था मगर रिटर्न को बुक नहीं कर पाया क्योंकि इतना स्मार्ट नहीं था, उसको पता नहीं था कि अब काउंटर चलना बंद हो जाएगा। तो वो क्या करता है, वो थोड़े से जो प्रॉफिट वाले स्टॉक्स होते हैं उनको भी रखता है, और जो लॉस वाले स्टॉक्स होते हैं उनको भी रखता है। मगर चैलेंज क्या आता है, जब मार्केट 80% टाइम वॉलेटाइल होती है या टूटती है ना, तो उस टाइम पे वो टूटती मार्केट में या वॉलेटाइल मार्केट में वो प्रॉफिट को, थोड़ा सा माइनर प्रॉफिट को लेके बाहर निकल लेता है, बुक कर लेता है, डर जाता है। एंड लॉसेस वालों को कई बार वो बुक नहीं करता, क्योंकि लॉसेस बहुत बड़े हो चुके होते हैं। वो कहते हैं तो बहुत बड़े लॉसेस हो गए, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। और फिर अल्टीमेटली वो कोई नया एडवाइजर ढूंढता है, या कोई चैनल को सब्सक्राइब करता है यूट्यूब पे, या कोई नया व्हाट्सएप ग्रुप ढूंढता है, या टेलीग्राम चैनल ढूंढता है, या कोई रिलेशनशिप मैनेजर ढूंढता है, या कोई अपने दोस्त को ढूंढता है जो उसको लगता है कि उसको नॉलेज है, यानी कि 20-25 साल से मार्केट में। तो ऐसे लोगों को तलाश करता है, क्योंकि उसको लगता है मैं खुद तो फंस गया, शायद कोई और आदमी मेरे को बचा पाएगा। ठीक है ना। सो अब जो ट्रेंडिंग बाय होता है, जो ट्रेंडिंग बाय मैंने बताया, जो मार्केट ट्रेंडिंग बाय हिंदुस्तान में सिर्फ 2 बार आई, या वर्ल्ड में भी कह सकते हो कि इन द रीसेंट टाइम्स 1991 के बाद मेजरली दो ही बार आई है। हिंदुस्तान में हालांकि अगर हम बात करें तो डेफिनेटली 2 बार आई है, और 2004 से 2008 के बीच में, और 2021 में, है ना। अब जो ट्रेंडिंग बाय वाला जो टाइम था, जो मैंने पहले बताया, जो मार्केट आती है ट्रेंडिंग बाय में, उसमें भी याद रहे, जो रिटेल आदमी होता है ना, रिटेल आदमी हमेशा प्रॉफिट नहीं कमाता है। रिटेल आदमी नॉर्मली सबसे लेट एंट्री करता है। यानी कि लेट एंट्री कब करता है, जब 70-80% मार्केट की मूवमेंट हो चुकी होती है ना, चाहे ट्रेंडिंग बाय में या ट्रेंडिंग बाय के नॉन ट्रेंडिंग बाय वाली जो मार्केट है, यानी कि बाइंग जोन की मार्केट में, उसमें ऐसा नहीं है कि रिटेल वाला आदमी बहुत कैसा पैसा कमाएगा। 80% जब जर्नी खत्म हो चुकी होती है, तो जो न्यू रिटेल वाले की बात कर रहा हूं मैं, न्यू रिटेल, यानी कि जो नए नए डीमेट अकाउंट खोलते हैं, जिनको नया नया मार्केट का चस्का लगता है, जो नए नए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स में, ये लोग 80% जब मार्केट की मूवमेंट हो चुकी होती है, ये तब एंट्री करते हैं। इसके देखा देखी में, मीडिया को देखा देखी, क्योंकि मीडिया में लोग चीख चीख के कह रहे होते हैं सेंसेक्स 1 लाख जाएगा, म्यूचुअल फंड ये बेस्ट है, म्यूचुअल फंड में इतना रिटर्न बना, आप तो बेवकूफ बने रह गए, आपने अगर पैसा नहीं लगाया, डीमेट अकाउंट खुलवाओ, वगैरह वगैरह। या मीडिया, या इवन कई सोशल मीडिया के चैनल्स बन जाते हैं। सोशल मीडिया चैनल्स भी स्पॉन्सर्ड एंड पेड बाय दीज ऑल फ्रंटलाइन ब्रोकर्स, या जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन्हीं द्वारा पेड होते हैं। फिर या ब्रोकर्स,
यानी कि ब्रोकर्स आपको रेगुलरली फोन करते हैं, मैसेजेस डालते हैं, सब ब्रोकर्स फोन करते हैं, या रिलेशनशिप मैनेजर्स आपके बैंक्स के या ब्रोकिंग हाउस के वो आपको मिलने आते हैं कि सर कमाल है, आपको मतलब आपको दिखाते हैं भैया आप तो बेवकूफ बने रह गए, आपने मार्केट में पैसा कमाया ही नहीं, और मार्केट में तो ओ ये मस्त रिटर्न बना और मैंने कमाया और मेरे कई दोस्तों ने कमाया और मेरे कई क्लाइंटों ने कमाया। जैसे कि आपको बताया जाता है जो न्यू रिटेल इन्वेस्टर की भैया तू तो बेवकूफ बना रह गया। या कई लोगों के दोस्त यार होते हैं 15-20 साल पुराने जो मार्केट में कहते हैं हम धुरंधर हैं, या टेक्निकल चार्ट एनालिस्ट हैं, या हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, या रिसेंटली कोई व्हाट्सएप का या टेलीग्राम ग्रुप को उन्होंने ज्वाइन किया होता है, और वो अल्टीमेटली ट्रैप हो जाते हैं। यानी कि जो नया रिटेल इन्वेस्टर है वो नॉर्मली ट्रेंडिंग मार्केट हो या ट्रेंडिंग बाय के नॉन ट्रेंडिंग बाय वाली मार्केट हो, दोनों में जब 80% जर्नी हो चुकी होती है उसके बाद वो घुसता है और उसके बाद वो फंस जाता है। क्योंकि मार्केट, आपको ये समझना जरूरी है कि जब भी मार्केट बढ़ती है आखिरी 20% में जब लोग रिटेल वाले ज्यादा घुसते हैं तो उसका मार्केट ज्यादा टूटाई जाती है, यानी ज्यादा टूटी जाती है, यानी ज्यादा तोड़ी जाती है ना। अब पॉइंट ये हुआ कि जो लोग घुसे थे और जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए एक तरह की मार्केट में, चाहे ट्रेंडिंग मार्केट में चाहे ट्रेंडिंग के नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में, और ट्रैप हो गए, अब वो क्या करेंगे, मैंने बताया ना पहले जो मैं एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा था कि जब वो ट्रैप हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, रेड वाले स्टॉक्स जो होते हैं लॉस वाले उनको होल्ड करते हैं, क्योंकि उनको कहा जाता है लॉन्ग टर्म। और जब मार्केट वॉलेटाइल होती है, मार्केट जब टूटती है, तो जो थोड़े थोड़े माइनर प्रॉफिट्स वाले होते हैं ना उसको बुक करा लेते हैं, मगर लॉसेस वाले होल्ड करते हैं और फिर वेट करते हैं कि शायद कभी दोबारा ट्रेंडिंग बाय मार्केट आएगी या ट्रेंडिंग बाय की नॉन ट्रेंडिंग बाय मार्केट आएगी, है ना। तो अल्टीमेटली उनका इंतजार रहता है, एंड अल्टीमेटली जब दोबारा ट्रेंडिंग बाय या ट्रेंडिंग बाय की नॉन ट्रेंडिंग बाय की मार्केट आती है तो कोशिश करते हैं कि शायद उनके लॉस वाले शेयर्स प्रॉफिट में बन जाएं तो हम निकल जाएं। ये बात अलग है कि वो फिर टाइमिंग नहीं कर पाते या फिर निकल नहीं पाते और यहां पे वो फिर फंस जाते हैं। यानी कि इसका मतलब ये मोटा मोटा हमें ये समझना जरूरी है कि कैसे लोग एक ट्रेंडिंग बाय की मार्केट में या ट्रेंडिंग बाय के नॉन ट्रेंडिंग बाय की मार्केट में न्यू जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं पहली बार जो फंसते हैं वो कब फंसते हैं, और जब फंस जाते हैं तो फिर जब अगली ट्रेंडिंग बाय मार्केट आती है या जो अगली ट्रेंडिंग बाय की नॉन ट्रेंडिंग बाय की मार्केट आती है तो जो पुराने फंसे हुए शेयर्स होते हैं फिर उसको ढूंढते हैं कि शायद इसमें प्रॉफिट बन जाए। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 2004-2008 में जब ट्रेंडिंग बाय की मार्केट आई, मैसिव बुल रन, घोड़े गधे सब भागे, तो मेजॉरिटी ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैसा कब लगाना शुरू किया, सितंबर 2007 के बाद, जब उद्यन मुखर्जी और ऐसे कई बड़े बड़े अच्छे चैनल्स पे लोग आते थे, बड़े सुंदर लगते थे और लोगों को लगता था यार मार्केट तो लगता है हम ही बेवकूफ बन गए। और तब क्या कहा जाता था, सेंसेक्स तो 50,000 चले जाएगा दिवाली तक। और जब 50,000 की बात हो रही थी और उस जमाने में शायद 18-20,000 का सेंसेक्स था सितंबर 2007 या अक्टूबर 2007, और यूएस में ऑलरेडी डाउन टर्न शुरू हो गया था। सिंस मैं उस टाइम पे ट्रेजरी में था, डेरिवेटिव्स डिपार्टमेंट में, विद वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऑफ इंडिया, तो इसलिए अपने को समझ आती है कि मार्केट कहाँ से यू टर्न ले रही थी और यहाँ पे रिटेल फंस रहा था। लोगों ने डीमेट अकाउंट 500 रुपए दे के खरीदवाए रिलायंस पावर के आईपीओ से पहले, और जब वो फंसे 22,500 का पीक सेंसेक्स का छपा, उसके बाद मार्केट एकदम से टूट गई। अब जो रिटेल इन्वेस्टर जो वहां पे फंसे, मेजॉरिटी ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स फंस गए क्योंकि फंसना ही है, तो जिन्होंने नया नया डीमेट अकाउंट खोला वगैरह वगैरह, जो कि 80% ऑफ द जर्नी जब हो चुकी होती है तब उसके बाद वो घुसते हैं। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने होल्ड किया। अब लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का मतलब, जब 2008 में मार्केट मैसिवली फॉल करी तो उनके जो कुछ कुछ स्टॉक्स जो ग्रीन में थे वो तो उन्होंने बेच दिए फटाफट डर के कारण, और जो लॉस वाले थे उनका लॉस बहुत बड़ा हो गया। तो जब बहुत बड़ा लॉस हो गया तो रिटेल आदमी क्या सोचता है, यार इतना बड़ा लॉस तो मैं बुक नहीं कर सकता कभी, अब जिंदगी में मार्केट में पैसा नहीं लगाऊंगा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना लॉन्ग टर्म लेके बैठा रहता हूँ। तो लॉन्ग टर्म लेके बैठा रहता हूं, तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म लेके बैठा रहा, शुक्र करो 2021 में दोबारा ट्रेंडिंग मार्केट आ गई क्योंकि वर्ल्ड में इतना पैसा छप गया। तो पुराने जो पाप थे, जो पुराने लोग फंसे हुए थे, जो उनके लॉसेस में रेड वाले जो पोर्टफोलियो में शेयर्स थे वो बच गए, प्रोवाइडेड उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया हो। और यही कहानी म्यूचुअल फंड की भी है। जब मार्केट में काफी वॉलेटाइल होते हैं ना मार्केट, तो लोग क्या कहते हैं, सर आपको ना शेयर मार्केट नहीं आते ना, कोई बात नहीं आप म्यूचुअल फंड में आ जाओ। तो एनीवेज म्यूचुअल फंड के बारे में ऑलरेडी आपने वीडियो नंबर 3 देखी हुई है, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो वाली वीडियो रेलेवेंट डाल दूंगा, क्योंकि एक्सट्रैक्ट वर्जन हम बाकी नेटवर्क मेंबर्स के लिए शेयर करेंगे तो शायद उनके लिए फायदेमंद हो जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि ये जो फेज होता है ना, जो ट्रेंडिंग बाय का फेज होता है, स्पेशली ट्रेंडिंग बाय का फेज,
ट्रेंडिंग बाय का फेज बहुत मैसिवली बढ़ोतरी करता है, बहुत मैसिवली बढ़ता है। बट ऑब्वियस है, अगर मैसिवली बढ़ेगा तो मैसिवली टूटेगा। जैसे 2004 से 2008 में बढ़ा, तो 2008 से लेकर 2009 तक मैसिवली टूटा। सिमिलरली अब 2021 में मैसिवली बढ़ा, तो अब टूट रहा है। सो हमेशा याद रहे, जब ट्रेंडिंग मार्केट आती है, घोड़े गधे जब सब चलते हैं, तो मार्केट ज्यादा टूटती है। क्यों? क्योंकि जो नए नए जो रिटेल इन्वेस्टर्स घुसे होते हैं, जो नए नए 30 मार्खा घुसे होते हैं, उनको फंसाने के लिए। ठीक है, तो अब ज्यादा टूट रही है और टूटेगी। अब इस फेज में क्या होता है, जब मार्केट टूट रही होती है, वहां पे जब वॉलेटाइल होती है या टूट रही होती है, तो उस टूटती हुई मार्केट में जब मार्केट थोड़ी सी बढ़ती है, उसको रिलीफ रैली कहते हैं। यानी कि अब मैं रिलीफ रैली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। अब रिलीफ रैली का फीचर क्या है? रिलीफ रैली का फीचर यह है कि टूटती मार्केट में जब मार्केट सांस लेने के लिए ऊपर जाती है, उसको रिलीफ रैली कहते हैं। रिलीफ रैली इसलिए आती है ताकि रिटेल आदमी और खरीद के फंस जाए, क्योंकि रिटेल आदमी को लगता है गुड टाइम टू एवरेजिंग हो गया, या शायद मैं ही बेवकूफ बना रह गया, अब तो मार्केट बढ़ने लग गई है, अब मेरे जो लॉस वाले शेयर्स हैं अब ये प्रॉफिट में बन जाएंगे, मैं इनको एवरेज कर लेता हूं। हालांकि वो गिरती मार्केट में भी एवरेज ही कर रहा था, उसकी जिंदगी में एवरेज ही करना लिखा है, चाहे गिरती मार्केट हो तो भी एवरेज करता है, और जब रिलीफ रैली होती है तो भी एवरेज करता है। ये उसकी जिंदगी में लिखा है, क्योंकि रिटेल आदमी कभी समझता नहीं है। इनफैक्ट वीडियो नंबर 9 है शायद, जिसमें मैंने एक्सप्लेन बहुत डिटेल में किया है कि कैसे कैसे मार्केट में लोग रिटेल वाले फंसते हैं। या इनफैक्ट एक सीरीज है जो अभी हमने मिथ्स, मिस्टेक्स एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग एंड पोर्टफोलियो बिल्डिंग के ऊपर बनाई है, जहां पे लोग कैसे फंसते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे लोग वो सीरीज का हर एपिसोड को देखें, बहुत फायदेमंद रहेगा, है ना। अब रिलीफ रैली में जब थोड़ा सा राइज आता है ना, जो एकदम से आपको प्रोवोक करती है रिलीफ रैली, कि यार मार्केट तो बढ़ गई, आपको ऐसे लगेगा कि यार मैं ही मिस कर गया यार, ये तो बॉटम था और बॉटम में मेरे को घुस जाना चाहिए था। अमेजिंग लगती है ये। बट याद रहे, इसका एक और फीचर है, जो स्टॉक्स एंड सेक्टर्स है ना, यहां पे बहुत ही स्पेसिफिकली चलते हैं। ट्रेंडिंग बाय के नॉन ट्रेंडिंग बाय में क्या था, सेक्टर के अंदर 70-80% जो स्टॉक्स होते हैं वो सब चलते हैं। रिलीफ रैली में एक सेक्टर को जिसको चला रहे हैं, उसके अंदर एक ही शेयर या 2 शेयर को चलाएंगे, ये नहीं पता कौन सा। कभी ल्यूपिन चला देंगे, कभी फार्मा में डॉक्टर रेड्डी चला देंगे। यानी कि फार्मा सेक्टर चला रहे हैं, मगर फार्मा सेक्टर में किसको चला रहे हैं, पहले ल्यूपिन को चला दिया, फिर ल्यूपिन को रोक दिया, गिर दिया, फिर सन फार्मा को चला दिया, सन फार्मा को रोक दिया, गिर दिया। सो अल्टीमेटली एक सेक्टर के विद इन 70-80% स्टॉक्स नहीं चलते रिलीफ रैली में, 1 या 2 स्टॉक्स चलते हैं, फिर रोका जाता है, फिर गिरा जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरा फीचर रिलीफ रैली का, रिलीफ रैली कोई भी सेक्टर का या कोई भी स्टॉक का 10 से 30 डेज होता है, 10 से 30 डेज, यानी कोई भी सेक्टर का या कोई भी स्टॉक विद इन दैट सेक्टर, वो 10 से 30 डेज का रिलीफ रैली आता है। यानी इसका मतलब ये होता है, जंप 10-15% आया, फिर एकदम से टूट जाता है, फिर कोई और स्टॉक में 10-15% आया, फिर टूट जाता है। यानी कि इसका मतलब है, यहां पे आदमी को स्मार्ट से भी स्मार्टेस्ट होना चाहिए। अगर ऐसी तरह की मार्केट में आपको पार्टिसिपेट करना है, अगर ऐसी तरह की मार्केट में आपको पैसा कमाने की कोशिश करनी है, यहां पे नॉर्मली रिटेल आदमी बहुत ज्यादा फंसता है। क्योंकि यहां पे भी क्या होता है, जो रिलीफ रैली आ रही होती है, रिलीफ रैली रिटेल वाला आदमी पहचान ही नहीं पाता है। देखो, ट्रेंडिंग बाय की मार्केट में और ट्रेंडिंग बाय और नॉन ट्रेंडिंग बाय की मार्केट में, यानी कि जो 20% जो बाइंग की मार्केट में जो दो सेक्शंस थे, उसमें रिटेल आदमी फंसता है, क्योंकि उसको 80% जर्नी के बाद होश आती है, ओहो मेरे को भी करना था यार शेयर मार्केट, मेरे को भी म्यूचुअल फंड करना था, मेरे को भी मार्केट में जाना था। रिलीफ रैली में उसको जल्दी होश आ जाती है, क्योंकि उसको प्रोवोक मिल जाता है। जैसी मार्केट थोड़ी सी बढ़ती है ना, उसको लगता है पता नहीं, अब उसका बीपी ऊपर नीचे होता है, वो कहते हैं यार आज ही खरीदो, आज ही खरीदना बनता है, मैं तो कहीं मिस ही ना कर जाऊं। यहां पे इसको पकड़ने की तैयारी है। मीडिया वाले भी उसको कहेंगे रैली आ गई, रैली आ गई, रैली आ गई, वो समझ तो पाता नहीं कि रिलीफ रैली है। सो अल्टीमेटली क्या होता है, ये रिलीफ रैली में रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा फंसता है। क्यों? क्योंकि उसको ये नहीं समझ कि स्टॉक्स जो है सारे नहीं चल रहे। वो निफ्टी या सेंसेक्स को देख के पैसा लगा रहा होता है। निफ्टी सेंसेक्स को बढ़ाने का हाथ जो होता है, वो सिर्फ 1 या 2 स्टॉक्स का ही होता है। या मार्केट में बाकी स्टॉक्स को तोड़ा जा रहा होता है, 3-4 स्टॉक्स को वहीं पे स्टेबल रखा होता है। यानी कि कभी रिलायंस को बढ़ा देंगे तो निफ्टी और सेंसेक्स बढ़ जाएगा, फिर रिलायंस को तोड़ देंगे, इन्फोसिस को बढ़ा देंगे
तो निफ्टी और सेंसेक्स बढ़ जाएगा। यानी कि ओवरऑल किसी को समझ नहीं आ रहा होगा कि 10 स्टॉक्स तोड़ रहे हैं, रिलायंस को भी तोड़ दिया और बाकी 10 स्टॉक्स को तोड़ा हुआ है या वहीं पे रखा हुआ है, सिर्फ इन्फोसिस बढ़ रहा है, मगर लोग निफ्टी और सेंसेक्स को देख के उसके बेसिस पे पैसा कमाने के लिए उम्मीद में घुस जाते हैं। और इसलिए मैंने कई बार जिक्र भी किया है कि लोग निफ्टी और सेंसेक्स का व्यू तो मांगते हैं, मगर उनको समझ नहीं है कि व्यू निफ्टी सेंसेक्स का नहीं, हर शेयर्स के पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंडिंग लेनी बहुत जरूरी है। एंड इसी कारण जब मार्केट रिलीफ रैली के बाद जब टूट रही होती है, या रिलीफ रैली के बाद ना भी टूटे, क्योंकि शेयर्स तो टूट ही रहे हैं, रिलीफ रैली में निफ्टी और सेंसेक्स बढ़ रहा है, मगर उसके ओवरऑल जो शेयर्स हैं, जो ओवरऑल मार्केट के शेयर्स हैं, वो टूट रहे हैं, जो कि रिटेल आदमी को समझ नहीं है, तो वो कंटिन्यू टू होल्ड करता रहता है। वो कहता है यार मेरे शेयर्स तो बढ़ नहीं रहे, निफ्टी सेंसेक्स बढ़ी जा रहा है। उसको समझ बाद में आती है जब तक मार्केट उसके साथ गेम कर चुकी होती है। जो मैंने ये ज्ञान दिया है अभी तक इक्विटीज के लिए, इक्विटीज के एग्जांपल से, बट ऑब्वियस है जो म्यूचुअल फंड है वो कहां लगाते हैं, इक्विटीज में तो लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में तो आप और बेवकूफ बन रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप हर महीने सिप पे सिप लगाई जा रहे हैं। यानी कि मार्केट 80% डाउन ट्रेंड या वॉलेटाइल है, वहां पे आप सिप पे सिप लगाई जा रहे हैं इस उम्मीद में कि गुड टाइम टू एवरेज, गुड टाइम टू एवरेज, क्योंकि हमारी ट्यूनिंग वैसे कर रखी है। क्योंकि मीडिया या सोशल मीडिया वाले लोग हमेशा क्या कहते हैं, खरीदने की बात करते हैं, बेचने की बात कभी नहीं करते, बिकॉज दे वांट कि आप उनके साथ जुड़े रहो, जिस भी ब्रोकर के साथ आपका डीमेट अकाउंट है आप जुड़े रहो, जिस भी सब ब्रोकर के पास या ब्रोकर का आपका म्यूचुअल फंड है आप जुड़े रहो, जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में आप फंसे हुए वहां पे आप फंसे रहो। इसलिए वो कभी बुक करने की बात नहीं करते, प्रॉफिट्स बुक करने की, और सेलिंग की तो बात करते ही नहीं है, क्योंकि मार्केट 80% टाइम तो सेलिंग जोन में रहती है या वॉलेटाइल रहती है। सेलिंग की बात वो कभी नहीं करते, क्योंकि सेलिंग की बात अगर वो मीडिया पे करेंगे तो भाई साहब उनको कनपट्टी पे फोन आ जाएगा कि ये क्या कर रहे हो भैया, सेलिंग करवाओगे तो सारे रिटेल आदमी अगर सेलिंग करने लग जाएंगे तो शेयर मार्केट तो टूट जाएगी, और शेयर मार्केट टूट जाएगी तो छोटा छोटा आदमी तो मर जाएगा। और ये सच्चाई है। बॉन्ड्स के बारे में भी सेम ज्ञान है, बॉन्ड्स, डेट फंड्स, इसके बारे में भी अब पूछो ही नहीं, मतलब लोगों को शायद समझ ही नहीं है। बॉन्ड्स को भी वो सोचते हैं बट बॉन्ड फंड में लगा लो, डेट फंड में लगा लो, कभी भी लगा लो और लेके बैठ जाओ। हालांकि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मिथ्स, मिस्टेक्स एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग एंड पोर्टफोलियो बिल्डिंग की जो सीरीज है, जो यूट्यूब पे हमने डाल रखी है अमन चुक सीए चैनल पे, उसका हर एक एपिसोड जरूर देख लो। मैं इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, ताकि सिंस ये एक्सट्रैक्ट वीडियो हम पब्लिश करेंगे लोगों के लिए, तो वो भी वो सारे एपिसोड को देख पाए। एंड इसीलिए मैं यहाँ पे हमेशा कहता हूँ, जो पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में आप सारे लोग हैं, जो आपके साथ वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4, वीडियो नंबर 8 एंड वीडियो नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट वो जो वीडियो 2, 3, 4, 8 एंड 9 है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, ताकि एट लार्ज जो ऑडियंस है जिनके साथ हम ये एक्सट्रैक्ट वीडियो शेयर करेंगे वो भी देख लें एक बार। अब जस्ट रिसेंटली जो ये रिलीफ रैली शुरू हुई है जून से, 15,200 से 16,200 आई। अब रिलीफ रैली का आप फीचर देखो, पहले रिलायंस को बढ़ाया, फिर रिलायंस को तोड़ दिया, अदानी एंटरप्राइजेस को बढ़ाया, अदानी एंटरप्राइजेस को रोक दिया, इन्फोसिस को बढ़ाया था, इन्फोसिस को गिर दिया, फिर एफएमसीजी को बढ़ा रहे हैं, अब ये थोड़ी देर बाद एफएमसीजी को रोक देंगे, पहले स्टील को बढ़ाया था, फिर स्टील को क्रैश कर दिया। यानी कि दिस इज हाउ विद इन अ सेक्टर एक दो शेयर्स को बढ़ाया जाता है, फिर वो एक दो शेयर्स को रोक के उनको तोड़ दिया जाता है, फिर उसी सेक्टर में या तो एक दो शेयर्स को बढ़ा दो या उस सेक्टर को रोक दो, कोई नया सेक्टर को पकड़ लो और उसके एक दो शेयर्स को पकड़ लो। यानी कि इतना कंफ्यूज कर दो रिटेल आदमी को कि उसको समझ ही ना आए कि भाई कौन सा सेक्टर चल रहा है, कौन सा शेयर चल रहा है। आज सुबह उठता हूं तो भाई मारुति चल रहा है, परसों सुबह उठता हूं तो मारुति टूट गया, अब ये भाई साहब रिलायंस चल रहा है। वो कंफ्यूज हो जाता है, परेशान हो जाता है, इसलिए वो भाई साहब बाइंग पे बाइंग करना शुरू कर देते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में जाके अपना किस्मत आजमाता है। रिलीफ रैली जो है विच इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट, जो कि मैंने कहा कि हालांकि जून से स्टार्ट हो गई है, जो मैंने बहुत पहले जिक्र भी किया था कि जून मिड के बाद या जून स्टार्टिंग से एक रिलीफ रैली आएगी, वो शुरू हो चुकी है मोटा। एंड अब इसमें ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, जो एट लार्ज जो लोग हैं, कि ये जो रिलीफ रैली है इसमें आपको एग्जिस्टिंग होल्डिंग के ऊपर जो एवरेजिंग करनी है, जो आपने शेयर्स ऑलरेडी आपके रेड में हैं उनकी एवरेजिंग सोच समझ के करनी है, क्योंकि कुछ स्टॉक्स उनमें से आपको एवरेज करके एग्जिट करने, होल्ड नहीं करने, और कुछ स्टॉक्स आपको एवरेज करके थोड़े से माइनर प्रॉफिट्स आएगा तो प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाना। यानी कि कुछ स्टॉक्स जो बहुत लॉस में हैं उनको शायद आप एवरेज कर रहे होंगे, मगर वो स्टॉक्स अभी और टूटेंगे, और इसलिए एवरेज करने का पर्पज है कि थोड़ा सा ऊपर आएगा, आपका लॉस थोड़ा कम होगा, एग्जिट करना।
और साथ में कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको एवरेज करना है, मगर वो थोड़ा सा आपको माइनर प्रॉफिट 2, 3, 4, 5% का प्रॉफिट देंगे, उनको एग्जिट करना है। अब इसके लिए चाहिए आपको समझ, यानी कि जो एट लार्ज जो लोग हैं जो पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में नहीं जुड़े, उनके लिए समझ है नहीं, क्योंकि पहली बात तो उनको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना नहीं आता। किसी और से रिव्यू करवाएंगे तो भाई साहब उसको, मेरे को नहीं लगता कि उसका वो प्रोफाइल होएगा समझाने वाला या समझने वाला। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले कोई पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में आता है, हम कहते हैं भैया पहले तो अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवा ले, कंप्लीमेंट्री। इसलिए हम कहते हैं कि एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ्स पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज गोल्ड में आओ, आपका 2 बार पोर्टफोलियो रिव्यू कंप्लीमेंट्री है। हाँ, 3 मंथ्स में 1 बार कंप्लीमेंट्री, बट मैं चाहता हूं कि 6 महीने के लिए एटलीस्ट पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज गोल्ड में कोई आए, अपना पोर्टफोलियो को रिव्यू करवाए, एंड रिव्यू करवा के उसकी हैंड होल्डिंग के साथ अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा खाली करने की कोशिश करें। एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, इवन अब तो मैं रियल एस्टेट की बात कर रहा हूं, बॉन्ड्स की बात तो मैं फरवरी 2021 से बोल रहा हूं। अब जो आपका सेकंड पार्ट है सवाल का कि मार्केट जो है रिलीफ रैली दिखा रही है, मगर ग्लोबली रिसेशन या स्लोडाउन है, बिल्कुल सही है। ये जो स्लोडाउन और जो रिसेशन है, ये पीक हो जाएगा अंदाजन अगस्त सितंबर से लेके नवंबर 2022 के बीच में, मस्त पीक दिख जाएगा आपको। कई जगह पे वाटर स्कैरसिटी दिखेगी, फूड स्कैरसिटी दिखेगी, कई जगह हंगर, स्टारवेशन ऐसी ऐसी नौबत आएगी, कई जगह सिविल राइट्स होंगे। और ये जो सिविल राइट्स या जो एक तो है कम्युनल राइट्स, एक है सिविल राइट्स। सिविल राइट्स मतलब भूखमरी के कारण, भूखमरी के कारण सिविल राइट्स अभी आपको और दिखेंगे। और ये जो कम्युनल राइट्स हैं, आप कम्युनल राइट्स का भी जो मर्जी नाम दे दो, ये भी आपको वर्ल्ड में और दिखेगा। और मुझे लगता है कि जो मार्केट कर देती है ना, यानी कि मार्केट जो हो जाता है, यानी कि मार्केट जो ऑलरेडी बिहेव जैसे कर देती है, बहाना जो है वो बाद में बनता है। मैं हमेशा ये कहता हूं, मार्केट इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग, यानी कि मार्केट हमेशा आगे आगे चलती है, और इकोनॉमी, इंडस्ट्री, सेक्टर, कंपनी का जो रिजल्ट्स हैं वो हमेशा पीछे पीछे चलते हैं। इसका मतलब ये, मार्केट्स तो ऑलरेडी फॉरवर्ड लुकिंग थी, मार्केट्स तो ऑलरेडी अक्टूबर 2021 से टूट रही थी, है ना। तो जिनको फंडामेंटल एनालिसिस का शौक है ना, तो उनको मैं हमेशा ये कहता हूं, फंडामेंटल एनालिसिस जब तक करते हो ना, वो कब करते हो, जब तक 80% मार्केट गेम ओवर कर चुकी होती है। एंड इसलिए मैं कहता हूं, फंडामेंटल एनालिसिस की भी सीरीज में एक आधा एपिसोड है, 2 एपिसोड है, उसको भी आप देख लेना। तो इसीलिए इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि आप उसको, सीरीज को आराम से एक एक एपिसोड को देखो। अब आप सोच रहे होगे कि मार्केट्स अगर आती है, समझो मेरे को समझ आती है, जैसे आप कहते हैं कि जी हाँ जी मार्केट्स मेरे को आती है, तो आपका ये भी सवाल हो सकता है कि यार ऐसे तो कई लोग हैं उनको भी तो आती होगी, समझ रहे ना। जैसे कि मैं अगर कह रहा हूँ कि गॉड्स ग्रेस मेरे को मार्केट समझ आती है, लेटर से मैं खुद कह रहा हूँ गॉड्स ग्रेस मेरे को समझ आती है, बट तो आपका सवाल ये भी हो सकता है फिर तो कई और लोगों को भी तो आती होगी, डेफिनेटली आती होगी। मगर इसमें एक बड़ा कैच है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट असली में मेरे को भी पहले समझ नहीं आती थी। मेरे को तो मार्केट तब समझ आने लगी जब मैं वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक के सीनियर पोजीशन में ट्रेजरी के डेरिवेटिव्स डिपार्टमेंट में आया। अब मार्केट उन लोगों को समझ आती है जो बैंक के ट्रेजरी के डेरिवेटिव्स डिपार्टमेंट में जिन्होंने काम किया हो। और मैं यहां पे वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वीडियो नंबर 9 जो है उसमें मैंने इसका पूरा ब्रीफ दिया है। एंड प्लस आप मेरा प्रोफाइल देख लेना, मैं प्रोफाइल का भी लिंक इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, ताकि आप प्रोफाइल देखोगे उससे भी आपको समझ आ जाएगा। तो कायदे से मेरे को मार्केट्स पहले नहीं समझ आती थी, ये तो ट्रेजरी में आया, डेरिवेटिव्स में आया, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक में सीनियर पोजीशन में बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ मैनेज किया, तब जाके समझ आया मार्केट की रियलिटी क्या है। तो अगर कोई भी पर्सन कहीं से भी आया हो, उसको मार्केट्स नहीं आ सकती, चाहे वो 20-25 साल से मार्केट में हो, चाहे भाई साहब उसने जितना मर्जी फंडामेंटल एनालिसिस किया हो, चाहे जो मर्जी उसने टेक्निकल एनालिसिस किया हो, चाहे वो मीडिया, सोशल मीडिया में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब कई बार क्या होता है, आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि आप में से कई लोग कई तरह के टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स करके आते हैं। हमने भी टेक्निकल एनालिसिस बहुत सीखा है और बहुत करा है, और कई लोग फंडामेंटल एनालिसिस बहुत सालों से करते आते हैं या कई तरह के कोर्सेज करके आते हैं। हमने भी फंडामेंटल एनालिसिस बहुत किया और बहुत करा है। मगर जो हम यहाँ पे पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में कर रहे हैं, जो प्राइस एक्शन जो हम सीख रहे हैं, ये आप सारों ने ऑब्जर्व किया होगा, सबसे यूनिक है।
और वो आपको पहले ही महीने में समझ आ जाता है। यानी कि फर्स्ट मंथ जब आप ज्वाइन करते हैं और आप कहीं भी किसी बैकग्राउंड से आए हो, कोई भी कोर्स करके आए हो, आपको पहले महीने समझ आ जाता है कि बॉस ये डिफरेंट, क्योंकि तभी आपको समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि आपको समझने में ही 2-3 महीने लग जाते हैं, यार ये बोलना क्या चाहता है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, आपने कहीं से भी कोर्स करा हो ना, चाहे टेक्निकल या फंडामेंटल, सारे कोर्स तब तक कामयाब होते हैं जब तक आप कोर्स कर रहे होते हैं। यानी जब तक आपका कोर्स चल रहा होगा ना, यानी कि 9 दिन का कोर्स है या 15 दिन का कोर्स है या 6 दिन का कोर्स है, जब तक आप कोर्स करोगे ना, मार्केट सारी ब्यूटीफुल लगती है, या सारे तरह के कोर्सेज ट्रेंडिंग मार्केट में सब कामयाब है। यानी कि ट्रेंडिंग मार्केट में सारे कोर्सेज कामयाब है, मगर असली में 80% टाइम जब वॉलेटाइल मार्केट होती है, तब ये कोर्सेज कामयाब नहीं होते। और ये आप कहीं से भी सीख के आए हो, चाहे फंडामेंटल चाहे टेक्निकल, आपको यहाँ पे 1-2 महीने में समझ आ जाता होगा कि यहाँ पे भैया ये तो न्यू ही लर्निंग है। ठीक है ना? तो इसलिए नॉर्मली मेरे को लगता है कि फंडामेंटल एनालिसिस वाले तो बेचारे और भी पिछड़े हुए हैं, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस वाले कब ज्ञान देते हैं? जब मार्केट में एक्शन हो चुका होता है, जब मार्केट क्रैश कर चुके होते हैं, तो पोस्टमार्टम बता रहे होते हैं आज मार्केट क्रैश क्यों हुई। हमारे नेटवर्क ग्रुप्स में भी कई लोग लिखते हैं आज मार्केट क्रैश हुई, इसका ये रीजन था। क्या फायदा? यानी कई लोगों को बड़ा शौक है, क्योंकि मार्केट में व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, टेलीग्राम चैनल पे, या सोशल मीडिया में या मीडिया में टॉपिक क्या होता है? आज मार्केट में क्रैश क्यों हुआ। भाई जब होना था उससे पहले बताता ना मार्केट में क्रैश होने वाला है। जैसे मैं ग्रुप्स में एडवांस में बताने की कोशिश करता हूँ, नेटवर्क ग्रुप्स में, हालांकि पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में तो हम और ज्यादा एडवांस में बहुत डीपर चले जाते हैं, मगर ग्रुप्स में भी एट लार्ज मैं ओवरऑल बताने की कोशिश करता हूं कि अब यहां से क्या लगता है 3-4 महीने में, 5-6 महीने में। आप देखो ना, हमने सबसे पहले तो आई थिंक नॉर्मल ग्रुप्स में, जो हमारे नेटवर्क ग्रुप्स में है, वहां पे मैंने एक पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज की एक्सट्रैक्ट वीडियो नवंबर के फर्स्ट वीक में डाल दी थी कि भैया मार्केट्स में उथल पुथल शुरू है। और आपको याद होगा पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में हमने जितने भी अपने पोर्टफोलियोज थे अक्टूबर में ही लाइट कर लिए थे, क्योंकि अक्टूबर में हमें समझ आया था अब यहां से टूटने वाली है। फिर उसके बाद मैंने ग्रुप्स में, नेटवर्क ग्रुप्स में मल्टीपल मैसेजेस डाले कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगी, मार्केट से बच के रहो वगैरह वगैरह। और फिर फरवरी में जब निफ्टी दोबारा 18,000 के लेवल पे आई, मैंने दोबारा फिर मैसेज डाले और फिर एक्सट्रैक्ट वीडियो डाली। हमारे पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज की एक एक्सट्रैक्ट वीडियो फिर मैंने डाली फरवरी में 2022 में, कि मार्केट से फिर बचे रहना। इनफैक्ट पिछले 6-8 महीने से मैं बोल रहा हूं कि मैसिव इन्फ्लेशन आएगी, मैसिव इन्फ्लेशन आएगी। अब देख लो मैसिव इन्फ्लेशन आ गई। पिछले 4-5 महीने से मैं बोल रहा हूँ स्लो डाउन आएगा, रिसेशन आएगा। इनफैक्ट कई लोग तो उस टाइम पे मैसेजेस ग्रुप में डालते थे कि रॉबस्ट इकोनॉमी चल रही है, यूएस तो सुपर फास्ट चल रही है, बहुत रॉबस्ट इकोनॉमी चल रही है। मैंने कोई बात नहीं, अब देख लो आज क्या हो रहा है, आज रिसेशन, स्लो डाउन की बातें हो रही है। तो इसलिए कहने का मेरा मतलब यह है कि हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग की अप्रोच होनी चाहिए, और फॉरवर्ड लुकिंग की समझ से ही आप मार्केट्स को समझ पाएंगे। सो इनफैक्ट मल्टीपल टाइम्स मुझे लगता है कि मैंने ग्रुप्स में मैसेज दिए हैं, और आप सारों को तो खैर आप तो सारे जुड़े हुए हैं, तो मल्टीपल टाइम्स ग्रुप्स में मैं मैसेज डाल रहा हूँ कि बैठ जाओ, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कर लो। और अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू खुद का नहीं करना आता, तो प्लीज अपने एडवाइजर के पास मत जाना, सो कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानर, एडवाइजर, क्योंकि वो सब ब्रोकर्स हैं। अपने ब्रोकर के पास मत जाना, सब ब्रोकर के पास, या अपने एजेंट के पास, या अपने रिलेशनशिप मैनेजर के पास, या जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज पीएमएस वाला, या जो आपका दोस्त है जो 15-20 साल से मार्केट में, जिसको फंडामेंटल एनालिसिस आता है, टेक्निकल एनालिसिस आता है, या वो जो फ्री के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स जो बन रखे हैं, जुम्मा जुम्मा जो अभी घोड़े गधे सब चले, तो कई फ्री व्हाट्सएप के ग्रुप्स बन गए, कई टेलीग्राम ग्रुप्स बन गए फ्री के, क्योंकि हर कोई अपने आप को 30 मार का समझने लग गया ना। या मीडिया या सोशल मीडिया के चैनल्स को फॉलो करके फ्री का ज्ञान लेने मत शुरू कर देना, या इस उम्मीद में मत रहना कि आपको फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस आता है। अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करवा लो, और आपको लगता है कि मेरे से बेटर प्रोफाइल किसी और का है, वहां से करवा लो, कोई इशू नहीं है। बस एक चीज चेक कर लेना कि उसका एक्सपोजर किसी बैंक के, ट्रेजरी के डेरिवेटिव्स डिपार्टमेंट में होना चाहिए। ये क्रक्स है। और उसके अलावा बट ऑब्वियस उसका एक्सपोजर और एक्सपीरियंस कितने साल का, वो अलग बात है। देखो मीडिया वाले बहुत समझदार होते हैं, इतने समझदार होते हैं कि रिटेल को फंसा देते हैं जहां पे उनको फंसाना होता है, और बड़े लोगों का प्रॉफिट बुक करवाना होता है। मगर मीडिया वालों के अलावा जो सोशल मीडिया है, या ये टेलीग्राम ग्रुप है, या व्हाट्सएप ग्रुप है, या आरएम है, या ब्रोकर है, या पीएमएस वाला है, सब जो जितने भी लोग उतने समझदार नहीं होते हैं। और मगर ये आपको कैसे पता लगेगा?
ये आपको कैसे पता लगेगा कि मीडिया वाला फंसा रहा है, या आपको कैसे पता लगेगा कि ये जो सोशल मीडिया वाला या व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप वाला या जो मेरा दोस्त है या जिसको फंडामेंटल एनालिसिस आता है या टेक्निकल एनालिसिस आता है या जो आपका आरएम है या ब्रोकर है उसको कुछ नहीं आता है, कैसे समझ आएगा? ये आपको तब समझ आएगा जब आप खुद समझना शुरू करोगे। बस इतनी सी चीज है, आप समझना शुरू कर लो, आपको समझ आने लग जाएगा कि भैया मीडिया वाला बेवकूफ कैसे कैसे कब कब बनाता है। आप में से कई लोग जो पुराने पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में जुड़े हुए हैं, अब तो आप कॉपीज भी लिखते हैं ना, कॉपी में लिखते हैं ना मीडिया वाला कौन सा खरीदवा रहा है, और हम कह रहे होते हैं बेचना शुरू कर दो, क्योंकि हमारे प्राइस एक्शन में हम क्या कह रहे थे, बेचो बेचो बेचो, बाहर निकलो, और वहां पे मीडिया वाला खरीदवा रहा होता। ऐसे हम नोटबुक बनाते हैं ना, तो जो लोग पुराने 6 महीने से ज्यादा पुराने होते हैं वो नोटबुक बना सकते हैं। सिंपल है बॉस, इतने पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं ना मार्केट में, म्यूचुअल फंड में सिप करते हैं, स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, पोर्टफोलियो बहुत बड़ा बनाते हैं। क्या हम पोर्टफोलियो गोल्ड, वो भी एनुअल समझो 60,000 रुपए का खर्चा है ना, 60,000 रुपीज का खर्चा है पोर्टफोलियो गोल्ड, अगर हम मेंबरशिप लेते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, क्या खर्चा है? कुछ भी नहीं। आपका म्यूचुअल फंड का खर्चा जो ब्रोकरेज है ना वही बच जाएगा। आपके म्यूचुअल फंड में जो लॉसेज है ना, अगर आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो 6 से 10 लाख का भी है ना, तब भी आपके 60,000 रुपए वसूल हो जाएंगे। यानी कि अगर आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो 6 लाख से ऊपर है, वो तो वैसे ही वसूल हो गए। स्टॉक्स में हो फिर तो वैसे ही वसूल हो गए। या चलो मैं कह रहा हूँ 6 महीने के लिए एटलीस्ट अगर आप पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज गोल्ड लेते हो, कितना खर्चा? 30,000 रुपए। 30,000 रुपए कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट सबसे पहले तो इसमें आप पहले अपना एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को रिव्यू करवा सकते हो, फिर साथ में उसकी हैंड होल्डिंग हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट्री है। और साथ में आपको इसके अलावा जो हम पोर्टफोलियो एजुकेशन में सीख रहे हैं, आपको मार्केट का बिहेवियर समझ आ रहा है, और मार्केट का बिहेवियर समझ आएगा तो आपको धीरे धीरे करके सब समझ आने लग जाएगा मार्केट की रियलिटी। हाँ, ये है कि जो हम सीख रहे हैं उसको वीकेंड का जो हमारा इंटरेक्शन होता है, वीकेंड इंटरेक्शन, वो अटेंड करना जरूरी है, जो कि 2 घंटे की इंटरेक्शन होती है। और वीक में जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ चीजें देता हूं, तो 1 घंटा आपको हफ्ते में निकालना है प्रैक्टिस के लिए, समझने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। और 6 महीने अगर आप जुड़े रहे तो आपको हंसी आने लग जाएगी बाकी लोगों पे कि वो कैसे आपको फंसाते हैं मीडिया वाले, और बाकी लोगों पे हंसी आएगी कि वो कैसे, कई लोगों को नॉलेज नहीं है मगर फिर भी बेचारे नॉलेजेबल दिख रहे हैं, और आपका कई ज्यादा गुना लॉस बच जाएगा, पोर्टफोलियो में रेड होने से बच जाओगे। एंड देन बट ऑब्वियस है, एक बार आपको 6-8 महीने हो जाएं तो उसके बाद फिर आप लेवल 4 पे जाओ। मैं आप सारों को भी गुजारिश करूंगा कि अगर आपको 5-6 महीने हो चुके हैं, लेवल 4 पे जाइए, लेवल 4 एंड अबव, यानी प्लैटिनम में जाइए। सो आइडली ये जो रिलीफ रैली है, ये ओरिजिनल रैली नहीं है, कॉशियस रैली है। एंड अपनी नॉलेज की कैपेबिलिटी और स्टैंडर्ड आपको खुद पता है अंदर से, मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूं कि ब्रॉडली ये होने वाला है नेटवर्क मेंबर्स को। और जो पोर्टफोलियो एजुकेशन में आप सब जुड़े हुए हैं, हम हैंड होल्डिंग के साथ सीख रहे हैं और आपको समझ आ रहा है। तो हालांकि मैंने एक वीडियो अभी रिसेंटली जो बनाई है, जो अभी नमिता जी ने सवाल भी पूछा था कि मैं नेटवर्क मेंबर्स में क्यों नहीं लेवल्स डालता, या क्यों नहीं कौन से शेयर्स बाइंग वाले हैं वगैरह या सेलिंग वाले हैं डालता। मैं चाहूंगा वो वीडियो आप सारे भी अपने अपने दोस्तों यारों को शेयर कीजिए, ताकि क्या पता उनका भी भला हो जाए। एंड मैं तो ये कहूंगा, जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास ही आए, कहीं से कहीं कहीं पे भी चले जाएं, सीखें, मगर सीखने के लिए कोर्स मत करें, कोर्स में वो फायदा नहीं है। कोई भी कोर्स ना करें, कोई भी ब्रोकर या फाइनेंशियल एडवाइजर जो सो कॉल्ड हो, जिसका इंटरेस्ट अपने कमीशन में या ब्रोकरेज में हो, उसके पास मत जाएं। कोई भी टिप्स बेस्ड सर्विस में मत जाएं। एंड अगर उनको लगता है कि कोई कैपेबल पर्सन है, उसका प्रोफाइल चेक करें कि क्या वो बैंक के, ट्रेजरी के, डेरिवेटिव्स डिपार्टमेंट में उसने काम किया हुआ है, और अगर हाँ, डन है बॉस, और अगर ना, तो फिर उसको कदापि मार्केट समझ नहीं आती हो। एंड आप मेरा प्रोफाइल दिखा ही सकते हैं अपने दोस्तों यारों को, एंड आप भी मेरा प्रोफाइल जरूर देख सकते हैं। एंड वीडियो 9 आई एम अज्यूमिंग आपने देखी होगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे वो जो वीडियोस हैं वो एक बार दोबारा देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सवाल मैं डिटेल्ड में समझा पाया। एंड ये डिटेल्ड जो एक्सट्रैक्ट वीडियो है, ये आप सारे अपने दोस्तों यारों को, एंड प्लस हम अपने नेटवर्क मेंबर्स में भेज देंगे, ताकि क्या पता किसी का भला होता हो। एटलीस्ट हम तो इन्फॉर्म कर सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है ना, ज्ञान दे सकते हैं, समझा सकते हैं, हम कन्विंस नहीं कर सकते।